नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आज हम उस शख्स की यादों के साथ हाजिर हैं जिन्हें पूरा देश ही नहीं दुनिया भर के लोग याद कर रहे हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का शरीर बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें अटल हैं, अमिट हैं। जिस किसी ने भी अटल जी को दूर से देखा सुना, उनकी बातें भी इतनी दिलचस्प थी कि दिल करता है कि बस सुनते ही रहे। फिर सोचिए कि जिस शख्स ने अटल जी के साथ दशकों बिताए हों, उनके पास अटल जी की यादों का खजाना कितना विशाल होगा। हमारे साथ अटल जी के संसदीय सफर के शुरू से लेकर अंतिम तक के साक्षी रहे शिव कुमार जी मौजूद है। वही शिव कुमार जी जो अटल जी के सहयोगी, निजी सचिव, बॉडीगार्ड, खानसामा, नर्स, सब कुछ थे। सब काम अटल जी का वो करते थे और एक लंबी 1969 से लेकर आज तक की उनकी एक एसोसिएशन थी अटल जी के साथ। शिव कुमार जी, बड़े दुख के वक्त में हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन मौका ऐसा है और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि देश सहेज कर रखना चाहता है अटल जी की यादों को, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उनका व्यक्तित्व की तुलना आप किन 5 बड़े व्यक्तियों से करते हैं? किस तरह का व्यक्तित्व था उनका? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि इस शताब्दी में, ये आने वाली शताब्दी तक शायद ऐसी कोई शख्सियत पैदा नहीं होगी, परंतु अगर किसी एक आदमी में 5 महान आत्माओं के गुण देखने हैं, राम का आदर्श, विवेकानंद का ओज, बुद्ध की गांधीर्य, चाणक्य की नीति और कृष्ण का सम्मोहन। सम्मोहन मैं इसलिए कह रहा हूं कि अटल जी से जो भी एक बार मिलता था वो ये समझता था कि भाई अटल जी सिवाय मेरे अलावा किसी को उतना चाहते नहीं है। उनका ऐसा ही व्यक्तित्व था, जो उनसे एक बार मिल लिया वो उसका मुरीद हो गया। और आपको लगता है कि जो मुरीद बनता था वो जिंदगी भर के लिए मुरीद हो जाता था, और इसीलिए देश के 135 करोड़ लोग आज भी उनके मुरीद हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों। लेकिन शिव कुमार जी, अगर बात की शुरुआत हम अटल जी के शुरुआती सफर से करें, तो आप उनसे कैसे जुड़े, कब से जुड़े? और उसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, हम चाहते हैं कि आप जनता के साथ वो शेयर करें। ये कहानी कई बार कई अखबारों में आ चुकी है, फिर भी आप पूछ रहे तो बता रहा हूं। मैं तो यहां वकालत करने आया था। मैं राजस्थान जयपुर का रहने वाला हूं। अटल जी मेरे हीरो थे। मैं संघ का स्वयंसेवक हूं और तब से अटल जी की कविताएं, उनके भाषण सुनता आया हूं। जब मैं दिल्ली आया तो उनसे मुलाकात होती रहती थी और मैं वकालत करता रहता था। जब समय कम मिलता मुझे, मैं चला जाता उनके पास। 1967 में 11 फरवरी ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जिस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय रहस्यमय परिस्थिति में मुगल सराय स्टेशन पर पड़े मिले। किसी ने पहले तो पहचाना ही नहीं, फिर किसी कार्यकर्ता ने कहा, अरे वो तो दीनदयाल जी हैं। सारे शहर में हल्ला मच गया, हाहाकार मच गया। उनके शरीर को दिल्ली लाए, 30 नंबर राजेंद्र प्रसाद रोड पर लाए। अब वो अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, जनसंघ के। कालीकट का अधिवेशन में वो अध्यक्ष बने गए थे। उसके तुरंत बाद अटल जी अध्यक्ष हो गए और अटल जी पार्लियामेंट में गए। पार्लियामेंट में ऐसा है कि किसी बाहर के दिवंगत आदमी को श्रद्धांजलि दी जा सकती, पर पार्लियामेंट नहीं उठती, या वहां का कोई सदस्य हो। परंतु अटल जी के कारण और दीनदयाल का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो उसके शोक सभा करके पार्लियामेंट समाप्त कर दी गई। अटल जी घर आए, शव यात्रा गई, बड़ी शव यात्रा निकाली गई। सारे दिल्ली शहर का चप्पा चप्पा दीनदयाल जी को देखने के लिए खड़ा हो गया। वो दुर्दन्य निकल गया। मेरे मन पर बड़ी चोट लगी। मुझे ऐसा लगा कि भारतीय जनसंघ का कुछ भाग्य खराब है, क्योंकि इसका जो अध्यक्ष बनता है वो अकाल मृत्यु जाता है। चाहे डॉक्टर श्यामप्रसाद मुखर्जी हो, 51 में जनसंघ की स्थापना हुई और वो कश्मीर गए थे।
दो निशान दो विधान, काश्मीर में परमिट लेके जाना, इसको तोड़ने के लिए उनको वहां गिरफ्तार कर लिया गया और वहीं रहस्यमय परिस्थिति में उनकी हत्या हो गई। उसके बाद डॉक्टर रघुवीर बड़े विद्वान थे, कहते 17 भाषाओं के वो विद्वान थे, उनकी एक डिक्शनरी भी चलती है। वो जनसंघ के अध्यक्ष बने। वो लोहिया जी के चुनाव में कहीं जा रहे थे तो एक ट्रक ने उनको मार दिया, रौंद दिया। उसके बाद दीनदयाल जी अध्यक्ष बने। दीनदयाल जी मुगल सराय की पटरियों पर उनका नश्वर शरीर पड़ा था। इसका मेरे मन पर बड़ा गहरा आघात लगा और मैंने सोचा कि अटल जी अध्यक्ष हो गए हैं, अगर मान लो कहीं इनका भी ऐसा ही हश्र हुआ तो हमारी पार्टी जो है जनसंघ पार्टी, ये खत्म हो जाएगी। तो मैंने सोचा भाई इनके साथ कोई न कोई रहना चाहिए, परंतु वो प्रचारक थे। पहले प्रचारकों के पास कोई रहता नहीं था, अकेले अपना स्वयं काम करते थे। मैंने कई बार उनसे कहा कि साहब आप के साथ कोई आदमी रहना चाहिए, आपको अकेले प्रवास नहीं करना चाहिए, प्रवास में तो कम से कम कोई आदमी साथ रहे तो दीनदयाल जी जैसी स्थिति पैदा ना हो। उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं है, चलता रहता है, अब सब लोग ऐसे ही चलते हैं। टालते रहे। एक बार राजस्थान में जयपुर का उनका रात्रि का प्रवास था, उसमें मैंने उनसे कहा कि आप कहें तो मैं आपके साथ चलूं। मैं उनके घर 30 नंबर राजेंद्र प्रसाद रोड पर गया। उन्होंने कहा उन्होंने पूछा आपने खाना खाया? मैंने खाना नहीं खाया। तो खाना खाइए। खाना खाया और उनके साथ गए। जयपुर मेरा गांव है, मैं वहां पढ़ा लिखा हूं, वहां से मेरी सारी शिक्षा हुई है। उस समय के जितने भी नेता थे, भैरव सिंह शेखावत, गिरधारी लाल भार्गव, सती चंद्र अग्रवाल, जितने भी नेता थे सब मुझे जानते थे। तो जब स्टेशन से उतरे तो भैरव सिंह जी उनको लेके आगे चले और एक कार्यकर्ताओं के साथ बैठ गए। मैं पीछे रह गया सामान लेके उनका। थोड़ी दूर आगे गए वो, उधर भी मेरे साथ एक कार्यकर्ता आए थे, वो कहाँ रह गए? अरे वो कुछ नहीं, वो जयपुर के हैं, वो आ जाएंगे अपने। नहीं, गाड़ी रोको यहीं, उनको बिठाओ। गाड़ी रोकी गई, सामान रखा गया, फिर मुझे ले गए। ये उनका बड़प्पन था, वरना वो जा सकते थे अकेले। फिर दिन में कार्यक्रम होते रहे। रात की ट्रेन से अहमदाबाद मेल से वापस हम दिल्ली आ गए। फिर कुछ दिन बाद मैं एक बार अटल जी को मिलने के लिए गया। मैंने कहा साहब आपने क्या सोचा? अरे काय के बारे में? मैंने कहा कि कोई आपके साथ रहे। अरे सुकुमार जी देखो बात यह है कि मैं तो सन्यासी आदमी हूं, मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं है, और आपके परिवार है, आप वकालत करते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं। नहीं तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आपको दे सकूं, न मेरी पार्टी के पास पैसा है वो आपको दे सके। मैंने कहा मैं आपके पास आ रहा हूं, अपने सारे पुल तोड़ के आ रहा हूं, आपसे जीवन में कभी कुछ मांगूंगा नहीं। मेरा परिवार पड़ जाएगा, और मेरा ही नहीं, अगर आप स्वस्थ रहे, सानंद रहे और देश को दिशा देते रहे तो मेरे जैसे करोड़ों लोगों के परिवार पड़ेंगे। अटल जी ने कहा, कर आपकी इतनी दृढ़ता है तो चलिए आ जाइए। तो वहीं से आपका साथ शुरू हुआ। तब से मैं उनके साथ लड़ने लग गया। अब मुझे ये बताइए कि बड़े किस्से हैं कि अप्पा घटाटे के साथ वो साइकिल पर घुमा करते थे, आपकी स्कूटर पे चला करते थे, वो क्या किस्से हैं? देखिए साइकिल पर तो वो ग्वालियर में घुमा करते थे, अप्पा घटाटे के साथ साइकिल पर कभी गए नहीं। मेरे पास उस समय मेरे पास गाड़ी नहीं हुआ करती थी, मेरे पास एक स्कूटर था लंबरेटा। तो जब कभी वो पार्लियामेंट जाते तो वो उनको लंबरेटा पर छोड़ जाता था, वो लंबरेटा पर आ जाते, वरना ज्यादातर वो पार्लियामेंट की जो बस आती थी उसी में बैठ के जाते थे, उसी में बैठ के आते थे। वो तो मैंने 92 तक देखा कि वो पार्लियामेंट की बस का वेट करते थे, उस बस में जाते थे और 6 रायसीना रोड उनका घर था, वहां पर वो पहुंच के बैठते थे, बस से उतरते थे। बराबर में एक सरदार जी थे जूस वाले जी, वो उनके लिए जूस तैयार रखता था,
साहब जूस पियो, वो जूस पीते थे। तो उन जैसा सादा सर्वप्रिय नेता आज हमारे बीच में नहीं है। उनकी यादें हैं और वो यादें ही हमें जिंदा रखने का हौसला दे रही हैं। शिव कुमार जी, ये बताइए कि उनकी पब्लिक स्पीच के बारे में काफी प्रसिद्ध है कि बहुत बड़े पब्लिक स्पीकर थे, उनसे बड़ा ओजस्वी और तेजस्वी वक्ता शायद ही नहीं देखा किसी ने। आपने उनके 5 गुण भी बताए हमको। आप मुझे ये बताइए कि क्या कविता उनको विरासत में मिली थी? देखिए, अटल जी का जो बहुत साधारण परिवार से, बड़े उच्च कोटि के परिवार से उनका जन्म हुआ है। उनके जो पिताश्री बाबा जी थे वो उच्च कोटि के विद्वान थे, साहित्यकार थे, संस्कृत में विद्वान थे और ज्योतिषाचार्य थे। इनके पिताजी श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी कोई बड़े ओजस्वी कवि थे और देशभक्ति की कविताएं लिखा करते थे और वो उस समय के वहां के पद बना करके सुनाया करते थे। अटल जी को वो कविता विरासत में मिली है। एक बार ऐसा कहते हैं कि उनके पिताजी ज्योतिषाचार्य थे, गांव का कोई आदमी का बच्चा घर से रूठ के चला गया तो उनके पास आए, पंडित जी हमारा बच्चा रूठ गया है, कहां गया जरा कुछ बताएं। उन्होंने कागज पर एक मंत्र लिखा और कहा उसके कपड़े पर बांध दो। उन्होंने कपड़े पर बांध दिया। 3 दिन बाद वो लड़का लौट आया। गांव में और ख्याति फैल गई, पर वो ज्योतिष पर नहीं गए। वो भागवत कथा कहते थे, भागवत में प्रवीण थे। अटल जी के जो पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी थे वो मैट्रिक पास थे पहले, और मैट्रिक पास होने के बावजूद वो मैट्रिक की कक्षाएं लेते थे गोरखी विद्यालय में। इतने विद्वान थे। फिर उन्होंने मैट्रिक किया, फिर बीए किया। अटल जी पढ़ते रहते थे और ग्वालियर में ही रहते थे। अटल जी यूनियन के सेक्रेटरी हो गए थे। उसमें 2 बड़े अच्छे किस्से हैं। एक बार कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, उसमें बड़े बड़े कवि बुलाए गए और कवियों को लेने के लिए अटल जी गए और कवि लोग आए, उतरे, चले। तो झांसी की रानी की एक प्रतिमा है वहां ग्वालियर में। तो उस प्रतिमा को उन कवियों से एक कवि महोदय, मैं नाम जरा भूल रहा हूं, कवि महोदय ने प्रणाम किया और वहीं पर एक स्त्री सर्दी के मारे ठिठुर रही थी। जो कंबल उन्होंने ओढ़ रखा था वो कंबल उस पर डाल दिया। इसका असर अटल जी पर बहुत बड़ा पड़ा। कवि सम्मेलन हो गया, अटल जी आगे पढ़ते गए। एक बार ऐसे दोबारा कवि सम्मेलन किया उनका जो प्रिंसिपल था वो अध्यक्ष होता था और सेक्रेटरी यूनियन का चुना जाता था। उस समय बड़े बड़े कवियों को बुलाया। कवि लोग देर से आए, सारे छात्र इकट्ठे हो गए, कविता सुनने के लिए इकट्ठे हो गए, परंतु कवि आए नहीं। एक आध कवि आए। अटल जी मंच पर गए और कहा कवि सम्मेलन समाप्त। कवि ने नहीं, हमारी कुछ कविताएं तो सुनो। बच्चों ने कोई कविता नहीं सुनी और सारा हाल खाली हो गया। ऐसा अटल जी का प्रभाव था कॉलेज पर। सिर्फ इसलिए कि लेट हो गए थे? हाँ, सिर्फ इसलिए कि लेट हो गए थे? हाँ, सिर्फ लेट हो गए थे। मुझे अब ये बताइए कि आपकी अटल जी की सबसे प्रिय कविता कौन सी है और क्या आप उसकी 2 लाइनें हमें सुना सकते हैं? देखिए, अटल जी की कविताएं तो मेरे लिए गीता की तरह से है, कंठस्थ है और मैं उनको पढ़ता रहता हूं, याद करता रहता हूं। वो सामयिक कविता लिखते थे, समय के अनुसार लिखते थे। हास्य भी उस कविता में होता था, उनका क्रोध भी उस कविता में जाहिर होता था और चुटकुले भी उस कविता में निकलते थे। ऐसे वो लिखते थे। अब जैसे इमरजेंसी लगी तो उन्होंने कैदी कबराए की कुंडलियां लिख दी। प्यादी से पिट गया वजीर, प्यादी से पिट गया वजीर। और जब जनता पार्टी बनी और फिर टूटी, जनता पार्टी बनी तो उन्होंने कहा गीत नया गाता हूं,
जब जनता पार्टी टूटी उनका गीत नहीं गाता हूं। फिर जब भारतीय जनता पार्टी का बंबई में अधिवेशन हुआ, गीत नया गाता हूं। इस तरह की वो सामयिक कविताएं लिखा करते थे। जब ये टेररिस्टों का जो आतंक हो रहा था, उससे उन्होंने एक कविता लिखी, दूध में दरार पड़ गई, खून क्यों सफेद हो गया। वो इस तरह कविता लिखते थे। पहले जोश की कविता लिखते थे। सबसे पहले कविता थी उनकी ताजमहल पर, और ताजमहल की कविता ताजमहल की सुंदरता पर नहीं थी, ताजमहल पे जो मजदूर काम करते थे उनकी व्यथा पर वो कविता थी। आपको याद है उसकी 2-3 लाइन? मैं याद नहीं है, मैं आपको किताब से बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। हम सुनना चाहेंगे कि उन लोग जिनके हाथ काट दिए गए थे उनकी व्यथा पर उनकी क्या कविता है। और मैंने कई बार उनको देखा कि वो बड़े सम्मोहित कर लेते थे संसद के अंदर। ताजमहल, यह ताजमहल कैसा सुंदर अति सुंदर, ताजमहल यह ताजमहल कैसा सुंदर अति सुंदर, जब रोया हिंदुस्तान सकल, जब रोया हिंदुस्तान सकल, तब बन पाया यह ताजमहल। यह है उसका दर्द, मजदूरों का दर्द। वाकई किसी व्यक्ति का ऐसा सोचना कि मजदूर का दर्द उसको पहले दिखता है और सुंदरता नहीं, ये उसके कवि हृदय की बात कहती है। ये उनके हृदय की बात है। वो सुंदरता को देखते हैं, पर सुंदरता के पीछे क्या है उसको भी जानना चाहते हैं। सुंदरता के पीछे किसके हाथ लगा है उसको भी जानना चाहते हैं। कुछ आप कहें तो मैं एक आध हम आगे बढ़ते हैं, अंत में हमारे पास वक्त मिलेगा तो हम और इसको सुनेंगे। अब मुझे बताइए कि खाने पीने के बारे में उनका बड़ा है कि खाने पीने के बड़े शौकीन थे, आप उनके इतने निकटतम सहयोगी रहे हैं। खाने पीने को लेकर अटल जी का क्या था और क्या कार्यकर्ताओं को मैसेज जाया करते थे जब अटल जी किसी कार्यक्रम की सभा करने के लिए पहुंचा करते थे? आपने रसगुल्ले का भी किस्सा सुनाया हमको। देखिए, खाने पीने के वो शौकीन थे और वो सूक्ष्म खाते थे, ज्यादा नहीं खाते थे। परंतु किसी मेजबान के घर पे गए, वहां उन्होंने कुछ मिठाई पुरसी, पूछा कैसा लगा, बहुत अच्छे लगे, और लीजिए, और ले ली, मना नहीं किया। मेजबान को मना नहीं किया जा सकता, और अगर खराब हो तब भी हाँ कहनी पड़ती है। एक बार महाराष्ट्र का उनका दौरा था। महाराष्ट्र में जिनके यहां भोजन था, उन सज्जन ने खाने के बाद 2 रसगुल्ले उनको पुरसे, उन्होंने खा ली। अटल जी कैसे लगे? बहुत अच्छे, 2 और लीजिए, ले लिया। 7 दिन का प्रवास, अब जहां जाए वहां रसगुल्ला साथ। अटल का भाई रसगुल्ला मेरे क्यों पीछे पड़ा हुआ है? तुम्हारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि साहब पत्रक आया कि आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है। उनको सब चीज पसंद थी, पर वो सूक्ष्म खाते थे। चाट के शौकीन, पकौड़ी के शौकीन, सिनेमा के शौकीन, नाटक के शौकीन, अच्छे गीत सुनना उनको पसंद आता था, संगीत अच्छा पसंद आता था। तो वो जीवन को खुल के जीते थे। उनके जीवन में कोई छुपाव नहीं था, बिल्कुल भी न कोई दुराव था न छुपाव था। मैं गीत संगीत और फिल्मों पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले 30 राजेंद्र प्रसाद रोड की बात करता हूं। मैंने ऐसा सुना है कि वहां पर खाना बनाने की जिम्मेदारी अटल जी की हुआ करती थी। कोई सुंदर सिंह भंडारी जी बर्तन मांजा करते थे, आडवाणी जी प्याज काटा करते थे। ये क्या किस्सा है? क्योंकि आडवाणी जी ने कई बार इसका जिक्र भी किया है। देखिए, ऐसा है, जब अटल जी पहली बार लोकसभा में गए तो ये तय किया गया कि भाई पार्लियामेंट ऑफिस होना चाहिए। तो आडवाणी जी को राजस्थान से बुलाया गया। वो राजस्थान में प्रचारक थे, वो प्रचारक थे, 30 नंबर पर रहते थे। सुंदर सिंह भंडारी तो 67 में आए हैं यहाँ, वीर यज्ञदत्त शर्मा रहते थे। तो ये अब खाना बनाने के लिए कोई रसोईया रखने की व्यवस्था तो थी नहीं। अटल जी पाक शास्त्र में माहिर थे, खिचड़ी बहुत अच्छी बनाते थे, दाल अच्छी बनाते थे। कोई रोटी सेक रहा है, कोई दाल बना रहा है, कोई खिचड़ी बना रहा है, और सब मिलजुल के खा लेते थे। कहीं इसी प्रकार का वैसा नहीं था। तो उसमें कोई काम का डिवीजन नहीं था? कोई काम का डिवीजन नहीं, कोई काम का डिवीजन नहीं। जिसने जो कर लिया वो कर लिया। तो कौन कौन लोग थे जो इस काम के साथ? देखिए, उस समय कई लोग रहते थे वहां। जगन्नाथ राव जोशी रहते थे, अटल जी रहते थे, दीनदयाल जी भी कभी कभी वहां आके ठहरते थे,
और पंडित जगदीश शर्मा और अडवाणी जी, ये सब लोग रहा करते थे। और उसी की खिचड़ी की बात आडवाणी जी ने शायद शोक सभा के अंदर भी कही थी कि वो खिचड़ी बहुत अच्छी बना करते, बहुत अच्छी बनाते। तो क्या रेसिपी क्या थी, आप हमको बता पाएंगे कि उस खिचड़ी की रेसिपी क्या है जो अटल जी की खिचड़ी के नाम से फेमस हो जाए? वो अटल जी बनाते थे इसलिए अटल जी की खिचड़ी हो गई। वैसे तो बीरबल की खिचड़ी प्रसिद्ध है ज्यादा, वो दूर तक बनती है, दूर तक। परंतु अटल जी जो उसमें मनोयोग से, देखिए खाना जो है ना, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक आपकी मां खाना बनाए, एक आपकी बहन खाना बनाए, एक आपकी पत्नी खाना बनाए, इन तीनों के अलग अलग भाव हैं। एक नौकर खाना बनाए और एक स्वयं बनाए, तो खाना जो है स्वयं भाव से बनता है, उससे स्वादिष्ट होता है। तो अटल जी बड़े भाव से खाना बनाते थे, बड़े प्रेम से बनाते थे और बहुत ही अच्छा लगता था। मैं एक बार न्यूयॉर्क में, मुझे कहा उन्होंने भाई, हाँ, यूनाइटेड नेशंस में खिचड़ी, उसका किस्सा सुनाइए। मैं गया था उनके साथ, तो शाम को बोले भाई खिचड़ी बनानी है। मैंने कहा साहब मुझे तो गैस का चूल्हा जलाना भी नहीं आता है। बोले मैं सिखा दूंगा। अच्छा, तो उन्होंने खिचड़ी बनाई, मुझे बताया इसमें ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, बहुत अच्छा। हम दोनों ने मिलकर खिचड़ी खा ली, रात को सो गए। दूसरे दिन बाद बनाओ खिचड़ी सुकुमार जी। अब हम लगे खिचड़ी बनाने, पर हमसे तो खिचड़ी बनी, वो सारी जल गई। अरे बोले क्या हुआ भाई खिचड़ी का? मैंने कहा जल गई। जल गई? अरे यार तुम खिचड़ी भी नहीं बना सके? मैं साहब मैं तो नहीं बना सका। तो हमने फिर बनाया, खाया। यानी उस पर कहीं रोष करना या नाराज होना, ये उनके शायद जीवन में नहीं था। तो फिर उस दिन का डिनर कहाँ हुआ? हाँ, उस दिन का डिनर कहाँ हुआ? हाँ, क्या उस दिन का खाना कहाँ हुआ? रात का खाना कहाँ हुआ? नहीं, रात का खाना तो फिर दूध ले आए, ब्रेड ले आए, बक्कर ले आए, वो खूब मिलता था बाहर, खा लिया। मतलब इतनी सादगी से वो न्यूयॉर्क में भी रहते थे? हाँ, इतनी सादगी से, जितनी सादगी से हिंदुस्तान में रहते थे। हम दूसरी चीजों पर आए, उससे पहले मैं आपसे उनकी पॉलिटिकल यात्रा के बारे में जानना चाहूंगा। क्या ये वाकई सही है कि नेहरू जी ने ये कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी वो शख्स है जो एक दिन चल के प्रधानमंत्री बनेगा? देखिए, जब अटल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उस समय कोई जनसंघ के बहुत ज्यादा सदस्य नहीं हुआ करते थे और बहुत पीछे बैठा करते थे। एक बार विदेशी मामलों के ग्रांट पर बोलने का अटल जी को अवसर मिला। अटल जी ने हिंदी में बड़ा सारगर्भित भाषण दिया और सारे आंकड़े प्रस्तुत किए। नेहरू जी से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि ये जवान हिंदी में बोल रहे हैं, मैं भी हिंदी में जवाब दूंगा, और उन्होंने हिंदी में जवाब दिया। उसके बाद शाम को राष्ट्रपति भवन में कोई एट होम था, उसमें अटल जी भी जाते थे, प्रधानमंत्री भी आए थे। तो अटल जी दूर दूर जरा भाई नेहरू जी कहीं नाराज नहीं हो जाएं, दूर दूर रहे, तो उन्होंने बुलाया इधर आओ, और जो विदेशी मेहमान थे उनके सामने कहा दिस इज आवर फ्यूचर लीडर, अपोजिशन लीडर। अब वो बोले व्हाट अपोजिशन? बोले आपकी अपोजिशन नहीं, हमारी अपोजिशन भी है, उसके ये भावी नेता है, ये नेहरू जी ने कहा था। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने इंदिरा गांधी को बांग्लादेश युद्ध के बाद दुर्गा कहा था। क्या ये बात सच है? अटल जी, देखिए अटल जी में एक गुण है कि उनके नाम के पीछे जो लग जाता था उस पर कंट्रोवर्सी नहीं करते थे। अटल जी ने कभी दुर्गा नहीं कहा, नहीं कभी नहीं कहा। जो भाषण हुआ इंदिरा गांधी की प्रशस्ति में हुआ, उनकी वीरता में हुआ, और कहा कि साहब ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और वो अटल जी बैठ गए। उनके बाद जो कांग्रेसी नेता बोले उन्होंने दुर्गा शुरू कर दिया, तो जो लिखने वाले थे उन्होंने दुर्गा अटल जी के साथ जोड़ दिया। तो अटल जी के पास पहले कॉपी आती थी, उन्होंने काटा नहीं उसको, रहने दो, पर उन्होंने दुर्गा शब्द कहा नहीं। और आज तक संसद के रिकॉर्ड पे वो है, हाँ मौजूद है, और अटल जी कभी नहीं हटे उससे, कभी नहीं हटे। वो जो कुछ बोलते थे उस पर हटते नहीं थे कभी भी। अगर उनके राजनीतिक करियर की बात की जाए तो कई सारी रैलियां होंगी, और अगर अटल जी को याद किया जाता है सबसे ज्यादा, तो मतलब तब तो ना टीवी था, ना टेलीफोन था, ना एसएमएस था, ना व्हाट्सएप था, ना और किसी तरह का मीडियम था, ना उस तरह की सिनेमा था। लोग तो ट्रैक्टर और ट्रॉली पर उनके भाषण को सुनने के लिए जाया करते थे। आप मुझे कोई ऐसी किस्सा बताइए जिसमें लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे हों, वहां उनका विरोध हुआ हो, और उसके बावजूद अटल जी ने कोई ऐसी लाइन कह दी हो कि ठहाके लग गए हों। बागपत में चौधरी चरण सिंह का साम्राज्य था। वहां
और पार्टी कोई पनपती नहीं थी। अब थोड़े बहुत जनसंघ के लोग उठ रहे थे, तो उनमें से किसी ने कहा कि अटल जी का एक बार भाषण हो जाए यहाँ, और कुछ लोगों ने विरोध भी किया कि भाई यहाँ बुलाना ठीक नहीं है। यहाँ अटल जी को जब मालूम पड़ा, बोले मैं चलूंगा। अटल जी जहां विरोध होता वहां पहले जाते थे, ये गुण था उनके अंदर, भाई विरोध में ही जाना है, अरे मखमल के चलने में क्या, कांटों में चलने में कुछ फायदा है। तो वो गए साहब, स्टेज बनाने को भी जगह नहीं थी, ट्रैक्टर के पीछे जो ट्राली होती है उसको स्टेज का काम में लिया, और पहले अटल बिहारी मुर्दाबाद, बाद जनसंघ मुर्दाबाद, ये लगते रहे। अटल जी बोलने खड़े हुए, बहनों और भाइयों, ये जो माताएं बैठी हैं, तो बहनों भाइयों कहा नहीं, और वहां कई जवान काले झंडे लेके खड़े हुए, काले झंडे दिखाने लगे। अटल जी ने कहा जो माताएं हैं वो जानती हैं कि उनका बच्चा कोई खूबसूरत होता है, बच्चे को नजर न लगे इसलिए वो काला टीकला लगा देती है, तो ये हमारी सभा खराब, अच्छी सभा चल रही है, खराब ना हो इसलिए काला टीका लगा रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद हो गए। वो शब्दों के जादूगर थे, शब्दों को नचाना जानते थे, और जो मास होता था उसके हिसाब से भाषण करते थे। वो देख करके भाई ऑडियंस क्या सुनना चाहता है, और वो सरस्वती की कृपा थी उन पर, तो वैसे ही बोल लेते थे। और उस समय लोग, एक बार जिसने अटल जी का भाषण सुन लिया, वो चाहे 20 बिल हो या 30 बिल हो, किसी ने सुनने जाता ही था। मुझे आज भी कई लोग मिलते पढ़े लिखे, कहते हैं भाई हम उस समय वहां थे जो अटल जी का भाषण सुनने जाते थे, हम वहां थे, हम भाषण सुनने जाते थे। तो अटल जी भाषण का एक बहुत ही, उस समय 2 आदमी थे जिनका लोकसभा में भाषण का बहुत ज्यादा प्रभाव, नातापाई अंग्रेजी बोलते थे और हिंदी में अटल जी बोलते थे। तो भाषण कला नहीं है, वो उनका जीवंत है, उनका वो जो बोलते हैं जीवंत बोलते हैं। वैसे शिव कुमार जी से हम बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की यादों के बारे में, क्योंकि उनसे अनन्य सहयोगी अटल बिहारी वाजपेयी का शायद ही कोई इस राजनीतिक करियर में हो जो उनका नजदीकी सहयोगी रहा हो, जिन्होंने एक सेवक के रूप में लगातार अपने आराध्य की, अपने जो आइडियल थे उनकी लगातार सेवा करी हो। शिव कुमार जी, एक किस्सा मैं भी सुनाना चाहता हूं। संसद की बात है, मैं संसद में उस वक्त मौजूद था, बड़ा इंटेंस डिस्कशन चल रहा था, और डिस्कशन ये चल रहा था कि आपने आगरा समिट के अंदर परवेज मुशर्रफ को क्यों बुला लिया, क्योंकि कारगिल युद्ध हुआ है, सब कुछ हुआ है, पीठ में छुरा भोंका गया है, आपने आगरा समिट रखी क्यों? तो अटल जी जवाब देने के लिए खड़े हुए। 3 दिन से हल्ला चल रहा है, 3 दिन से पार्लियामेंट नहीं चल रही, अटल जी खड़े हुए और उन्होंने बोला कि जब मैं ग्वालियर से ट्रेन से आता था और जब मैं ट्रेन से दिल्ली घुसता था तो दीवालों पर लिखा होता था रिश्ते ही रिश्ते, मिले या लिखे। तो मैंने सोचा मिल तो ले, और पूरे सदन में ठहाका लगा, और उसके बाद वो पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी बैठ गई। तो ऐसी सहज और ऐसी विटी उनकी पर्सनालिटी थी। एक आध कोई किस्सा हमको सुनाएंगे जब उन्होंने अपनी 1 लाइनर से किसी को बिल्कुल फ्लैट कर दिया? एक बार भिवंडी के दंगे हुए थे, बहुत ज्यादा, काफी लंबा समय तक चला, और जब भी दंगा होता था तो सारा आरएसएस पर या जनसंघ पर थप दिया जाता था। तो इंदिरा गांधी चाहती थी कि आरएसएस को क्रश करे, कैसे करे, क्या करे, तो एक बिल लाना चाहती थी आरएसएस पर बैन करने का। बिल की तैयारी हो गई, बिल पेश होना है, और जो बिल पेश करता है वही पेश उस पर बोलता है, उसके बाद अलग सदस्य बोलते हैं, फिर कॉन्क्लूड भी वही करती है। इंदिरा गांधी आई, सारा हॉल खचाखच भरा, और उन्होंने जितना जनसंघ को और आरएसएस को कोसना था कोसा, ये दंगे यो हुए, ये दंगे ऐसे हुए, इस कारण हुए, इतने लोग गिरफ्तार है, सारे जितने हमारे लोग तो उनको पकड़ रखा था। पर जो एक ऐसी पार्टी में यहां है और उसके ऐसे एक नेता हैं जो हाथ उठाकर हिटलर की तरह बोलते हैं। ये इशारा अटल जी की तरफ था। अटल जी की तरफ हाथ उठा के अटल जी बोलते। अटल जी एकदम खड़े हुए, उन्होंने कहा मैडम, मैंने ऐसा कोई वक्ता नहीं देखा जो पांव उठाकर बोलता हो। सारा का सारा हाल हंस पड़ा, और मैडम भी चुपचाप हो गई और कुछ बोली नहीं। ऐसे एक वाकया, एक बार इंदिरा गांधी ने कुछ लांछन लगा दिया अटल जी पर,
अटल जी अगर ये सत्य तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और पर तो जब दूंगा जब कमलापति त्रिपाठी कहेंगे। कमलापति त्रिपाठी उठे नहीं, उसको एंडोर्स नहीं किया, पर जब लोबी में आए तो अटल जी का, अटल जी आप मुझे मरवा देते, बोले नहीं, अगर आप कह देते तो मैं इस्तीफा दे देता। ऐसा उनका वो मानना था। पार्लियामेंट तो उनके हर भाषण पर ठाके लगाई करते थे, वो कोई न कोई बात कुछ न कुछ ऐसी कह दिया करते थे कि वो टाके लग रहे हैं। चाहे कितना भी सीरियस मामला हो, उसको शीशे में उतारना उनको आता था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या कभी वो दुखी हुए? क्योंकि सब लोग कहते थे, जैसे चंद्रशेखर जी का मुझे वो भाषण याद है, अटल जी आप इंसान तो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन जिस पार्टी का आपको साथ है वो ठीक नहीं है। तो क्या कभी वो टीस उनके मन में था कि सब लोग मुझे तो एक्सेप्ट करते हैं लेकिन मेरी पार्टी को नहीं? नहीं, टीस नहीं थी उनके मन में, पर उन्होंने इसको व्यक्त किया। जब 13 दिन की सरकार जाने वाली थी, उन्होंने बहुत जोरदार भाषण दिया, तो मुलायम सिंह, ये अपने चंद्रशेखर सब थे उस समय मौजूद। तो उनका भाई आप लोग कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी तो बहुत अच्छे हैं, पर उनकी पार्टी खराब है, तो मैं प्रधानमंत्री हूं, प्रधानमंत्री कोई पार्टी नहीं थी, अब क्या कहते? तो मुलायम सिंह, आप तो जाइए, हम जो करना वो कर लेंगे, वो तो आपका मुख्यमंत्री कौन है उसकी चिंता छोड़ दीजिए, आप जाइए। अटल जी के मन में उसकी टेस्ट नहीं थी, वो उसको सहज भाव में लेते थे, और चंद्रशेखर को गुरुजी कहते थे। चंद्रशेखर गुरुजी कहते, चंद्रशेखर को गुरुजी कहते थे, और चंद्रशेखर गुरुजी कहते थे, और शायद मुझे याद है कि नरसिम्हा राव साहब उनको गुरुजी कहते थे। हाँ, रस्ता भी गुरुजी कहते थे। नरसिम्हा राव जी गुरुजी कहते थे, और नरसिम्हा राव जी बराबर उनको उनसे बड़े मुद्दों पर सलाह मांगा करते थे। और उन्होंने बकायदा उनको एक बार भारत और पाकिस्तान का डेलीगेशन जाना था, सलमान खुर्शीद अटल जी को भेजा था, अटल जी को उन्होंने स्पेशली भेजा था जब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। तो उस तरह की राजनीति अटल जी ने करी है अपने जीवन के अंदर, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। मुझे ये बताइए, आपकी फिल्मों का कितना क्रेज था उनके मन में? देखिए, फिल्म बहुत देखा करते थे। मैं आपको एक मेरा व्यक्तिगत किस्सा सुना रहा हूं, ये फिल्म से जुड़ा है और उनकी महानता से जुड़ा है। जब अटल जी के साथ मैं रहने लग गया, तो 1 नंबर फिरोजशाह रोड पर हम लोग रहने लग गए, 30 नंबर की जगह पर, मैं और अटल जी। तो अटल जी जब कार से जाते थे या ट्रेन से जाते थे, मैं उनके साथ जाता था, पर प्लेन से नहीं जाते थे, क्योंकि उतना हमारे पास टिकट का पैसा नहीं होता था। अटल जी बेंगलोर जब जाते थे तो प्लेन से ही जाते थे, तो साल में 1 आध बार बेंगलोर हैदराबाद का टूर लग जाता था। उस समय एक ही एयरलाइन थी, एयर इंडिया, तो बहुत देर से आती थी, कई बार होपिंग की तरह से। हम वहां जाके बैठ जाते थे लेने के लिए। तो सुबह मैं छोड़ के आया, और शाम को जब मुझे लेने जाने के लिए मैं 6 नंबर पर बैठा बैठा कुछ लिख रहा था, तो जगदीश प्रसाद माथुर जो हमारे सेक्रेटरी थे वो आए। अरे क्या कर रहे हो सुकुमार जी? मैंने कहा ये कुछ काम कर रहे हैं यार। बोले चलो पिक्चर चले। मैं पिक्चर नहीं जाऊंगा। अरे क्या है, मैं अटल जी को लाना है, 9 बजे उनकी प्लेन आती है। बोले वो प्लेन तो लेट आती है, और ये 1.5 घंटे की पिक्चर है, और रीगल में है, फटाफट चलते और फटाफट आते। मैंने बहुत मना किया, मेरी आत्मा ने मुझे बहुत धिक्कारा कि मत जाओ, पर उनका प्रेशर इतना था कि मैं टाल नहीं सका, और मैं चला गया उनके साथ। अब मेरा दुर्भाग्य देखिए, पिक्चर लंबी निकली और वो फ्लाइट टाइम पर आ गई। अब जब मैं एयरपोर्ट पर गया, वो पहले लिस्ट आती थी पैसेंजर्स की, मैंने देखा अटल बिहारी वाजपेयी आ गए, तो मेरे तो नीचे की जमीन खिसक गई, और वहां से कार लेके आना मेरा 1 नंबर तक मुश्किल हो गया। अब मैंने चौराहे से देखा अटल जी, वो छोटा सा लान है वहां टहल रहे हैं, उनका ब्रीफ केस रखा हुआ है। गाड़ी को मैंने वहीं बंद की, पैदल गया, उनका ब्रीफ केस उठाया, मकान की चाबी मेरे पास, मैंने कमरा खोला। उन्होंने कहा भाई कहां गए थे आप? मैं साहब मैं सिनेमा चला गया था। सिनेमा? अरे कौन सा? अरे हम भी चलते आपके साथ। मैंने कहा जी आज ऐसा ही हो गया, चलो कोई बात, जल्दी से दरवाजा खोलो, अपने को चलना है ग्वालियर हाउस, राजमाता सिंधिया ने साथ मीटिंग है। अगर और कोई होता तो मुझे लात मार के बाहर निकाल देता, निकलो यहां से, तुम सिनेमा देखने के लिए रहे हो यहां। पर नहीं, उनकी महानता ऐसी थी, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, ये कह रहे मुझको भी ले चलते। ये है उनका बड़प्पन। तो फिल्मों के बहुत शौकीन थे।
अच्छी फिल्म देखते थे, देश पर प्रेम करते थे। ये मनोज कुमार की जितनी फिल्में होती थी वो उनको देखते थे और उनको पसंद आती थी। नए हीरो हीरोइंस में कौन थे? नए हीरो हीरोइंस जब 80-90 था, माधुरी दीक्षित और इन जब हीरोइंस ने काम करना शुरू किया, तब अटल जी भी फिल्मों के बड़े शौकीन थे। तो नए हीरो हीरोइंस में कौन थे जो अटल जी को अच्छे लगते थे? नहीं, देखिए, अटल जी को जहां तक हीरो हीरोइन का सवाल है, वो उनके किरदार को पसंद करते थे। कैसा किरदार किया? जैसे एक अपनी पिक्चर आई थी दामिनी, तारीख पे तारीख, हाँ, तारीख पे तारीख। आज मैं मिल के आ रहा हूँ सनी देओल से। हाँ, वो ऐसी पिक्चर उनको ज्यादा अच्छी पसंद आती थी। और अगर गानों की बात की जाए तो दर्द भरे नगमे बड़े सुनते थे, ऐसा क्यों? दर्द भरे तो नहीं सुनते थे, परंतु जो उस समय चलते थे गाने उनको गुनगुनाया करते थे। जो भी गाना चला वो कभी गुनगुना लिया। वो अपनी कविता ज्यादा गुनगुनाते थे, क्योंकि वो कई बार ऐसा होता था कि 8-8 घंटे हम बैठे हैं कार में, एक शब्द नहीं बोलते थे। बीच में पूछते भाई कुछ पानी चाय चाहिए, अरे तारतम्य मत तोड़ो, चाहे भाषण का हो और चाहे कविता का हो, जहां भी कागज का टुकड़ा मिला कुछ कविता लिख डाली। वैसे अपने जन्मदिन पर एक कविता लिखा करते थे, हर जन्मदिन पर। तो फिल्मों का शौकीन था। मराठी नाटक उनको बहुत पसंद थे। जब भी बंबई जाते थे वो मराठी नाटक देते थे। वेद प्रकाश गोयल जो पहले हमारे कोषाध्यक्ष थे, उनके ही ठहरते थे, तो वहां वो उनको ले जाते थे मराठी। अच्छा, और वहां पहले बंबई में एक ओपन थिएटर था मेरिन ड्राइव के आगे, तो रात को 11 बजे वहां चले जाते और जितनी देर होती, कई पिक्चर चलती रहती, जितनी देर होती पिक्चर देखते फिर घर आके सो जाते। चलिए, आखिरी सवाल आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि उनका ऑल टाइम फेवरेट गाना आपको क्या याद है? आपको याद है कि उनका कोई ऑल टाइम फेवरेट गाना रहा? भाई मैंने उनको ऐसा कोई गाना गाते हुए नहीं सुना। ऑल टाइम फेवरेट फिल्म? नहीं, फिल्म तो शहीद पसंद करते थे। शहीद ऑल टाइम फेवरेट? ऑल टाइम, जो मनोज कुमार की शहीद थी। मेरा रंग दे बसंती चोला, ये उनको बहुत पसंद था, बहुत उसको वो करते थे। और वाकई यही मेरा रंग दे बसंती चोला, ये जो गाना है ये बताता है कि भारत में उस वक्त स्वतंत्रता का जज्बा क्या है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजनीति तब शुरू की थी जब भारत स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, और स्वतंत्र देश में वो 3 बार प्रधानमंत्री बने और देश को आज इस ऊंचाई तक ले गए हैं कि सेंटर में, राज्यों में, सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने कहा था अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा, और ऐसा लगता है कि कमल फिलहाल देश में खिला हुआ है। और अगर ये योगदान किसी एक व्यक्ति का है तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी। हमारी तरफ से, इंडिया न्यूज की तरफ से, हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि।